तो प्यारे बच्चों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। आप सभी को भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं और आशा है कि आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 इतिहास। इसमें आपका मध्यकालीन इतिहास दिया गया है, पूरी तरीके से आपको पढ़ लेना है, अच्छे से तैयारी करना है और उसके बाद पेपर देने जाना है, तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। तो इसमें हम चैप्टर वाइज आपको पढ़ाएंगे। तो देखते हैं, पहला आपका जो पॉइंट दिया गया है, ये शुरुआत से लेसन आपका दिया गया है इस्लाम का, भारत में इस्लाम का उदय। वहाँ से आपका चैप्टर की शुरुआत होती है और इस्लाम मतलब मध्यकालीन इतिहास जब अंत होता है और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ जाती है, उसके बाद से जो है किताब आपकी लास्ट लेसन होता है। तो आइए देखते हैं, इसमें आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके बनने वाले हैं। जैसे पहला आपका पॉइंट दिया है, इस्लाम का उदय कहाँ हुआ था, तो पूछेगा तो अरब देश में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? अरब देश में हुआ था इस्लाम का उदय। इस्लाम में मुसलमान धर्म, मुस्लिम धर्म का उदय कहाँ पर हुआ था? तो अरब देश में हुआ था। सेकंड देखो, हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म याद रखिए 1570 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? मक्का। मक्का कहाँ है? तो अरब में है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अरब के मक्का शहर में हुआ था, 570 ईस्वी में हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है। एक इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका यहाँ से पूछा जा चुका है, ये हिजरी संवत का प्रारंभ कब से कब हुआ था? तो 622 ईस्वी में हिजरी संवत का प्रारंभ हुआ था, जब मोहम्मद साहब मक्का से मदीना गए थे, तो उसी तिथि से हिजरी संवत का प्रारंभ माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चौथा नंबर देखो, पॉइंट दिया गया, मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। इस्लाम धर्म के पैगंबर कौन थे? तो मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब कौन थे? इस्लाम धर्म के पैगंबर थे। पैगंबर मीन्स प्रवर्तक, संस्थापक। ठीक है। 6 नंबर देखो, इस्लाम के बुनियादी सिद्धांत कौन कौन से हैं? इस्लाम के जो बुनियादी सिद्धांत हैं, समता, समानता और बंधुत्व। ये 3 चीज़ों पर काम करता है आपका इस्लाम धर्म, समता, समानता और बंधुत्व पर। 7 नंबर क्वेश्चन देखो दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। इस्लाम धर्म को मानने के लिए 5 सिद्धांत इम्पोर्टेंट है, जिनको हर मुसलमान को, हर इस्लाम को करना चाहिए। पहला देखो, कलमा इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये कलमा हर मुसलमान को करना चाहिए, हर इस्लाम धर्म के को मानने वाले को करना चाहिए। नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज, ये 5 चीज़ जो हैं इस्लाम धर्म को मानने वाले करते हैं, तो उन्हीं को सिद्धांत बताया गया। अगला देखो, 8 नंबर पॉइंट दिया गया, खलीफा। ये खलीफा कौन होते थे? तो पैगंबर के अधिकारी हुआ, उत्तराधिकारी हुआ करते थे। पैगंबर के उत्तराधिकारी हुआ करते थे, जो मतलब हज़रत मोहम्मद साहब जब उनका एक्सपायर हो गया, हज़रत मोहम्मद साहब जब ख़त्म हो गए, जब वो एक्सपायर हो गए, तो उनके बाद जो उत्तराधिकारी उनके आए, तो वही क्या खलीफा कहलाए। और ये धार्मिक गुरु थे और साथ में राजनीतिक प्रशासक भी थे। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना, पैगंबर के उत्तराधिकारी थे, धार्मिक गुरु होते थे और राजनीतिक प्रशासक भी होते थे। तो खलीफा का ये जो है इम्पोर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा। 9 नंबर पॉइंट देखो दिया, भारत में इस्लाम का आगमन कब होता है? किसके द्वारा जो है मुस्लिम जो है अपने देश में आते हैं, भारत में आते हैं? तो उसके लिए देखो दिखा गया कि अरबों द्वारा भारत पर आक्रमण। पहला, अरबों द्वारा भारत पर आक्रमण। सेकंड है अरबों द्वारा व्यापार से, अरब देश से जो लोग व्यापार करने आए, तो उसके द्वारा जो है इस्लाम का आगमन हुआ, इस्लाम लोग आए, इस्लामिक लोग आए। ईरानी शरणार्थियों द्वारा, ठीक, और सूफी संतों द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगला प्रश्न देखो, भारत पर पहला सफल आक्रमण, अर्थात इसने जो है असफल आक्रमण, इसने आक्रमण तो किया लेकिन विजय नहीं प्राप्त हुई। तो सबसे पहले 636 ईस्वी में उमर, खलीफा उमर। अब खलीफा शब्द यहाँ पर आया, तो खलीफा कौन थे? थोड़ा सा रिपीट करेंगे। खलीफा कौन थे? तो पैगंबर के उत्तराधिकारी होते थे और ये धार्मिक गुरु होते थे, ठीक, और राजनीतिक प्रशासक भी होते थे। तो खलीफा ध्यान रखना। और दिया गया 636 ईस्वी में ये पहला आक्रमण खलीफा उमर के द्वारा किया जाता है, लेकिन ये असफल रहते हैं। 11 नंबर पॉइंट दिया गया, भारत का पहला सफल आक्रमण, इसने जो है आक्रमण किया और जीता भी। तो 712 में मोहम्मद बिन कासिम, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर पर आक्रमण किया और उसको हराया। ठीक, और जो सिंध वाला प्रांत था, दाहिर का जो साम्राज्य था, उसको हाथों में
चला गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, पहला आक्रमण 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने ठीक किया था। 12 नंबर देखो पॉइंट दिया है कि भारतीयों ने अरबों से क्या सीखा। ये कुछ सीख है कि भारतीयों ने अरबों से निम्न चीज़ें सीखी थी और अरबों ने भारतीयों से निम्न चीज़ें सीखी थी। तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि भारतीयों ने अरबों से क्या सीखा। इससे एक क्वेश्चन बना था कि शतरंज की शुरुआत कहाँ से हुई है। तो ये क्वेश्चन आपका भारत इसमें इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पहला देखो, भारतीयों ने अरबों से सीखा, कागज़ बनाना सीखा, चरखे से सूत काटना सीखा और सलवार कमीज बनाना सीखा और कचौड़ी और समोसा बनाना सीखा। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, कचौड़ी और समोसा कहाँ से आया है, तो अरब से आया है। ठीक, मुस्लिम लोग लेकर आए थे। अरबों ने भारतीयों से क्या क्या सीखा था, तो संख्याओं की गणना करना, ज्योतिषी, गणित, शतरंज का खेल और चिकित्सा शास्त्र, जिसको आयुर्वेद भी कहते हो। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, सीखने और सिखाने वाली चीज़ें भी आपकी इंपॉर्टेंट हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि शतरंज खेल की शुरुआत भारत में की गई थी। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। 14 नंबर, महमूद गजनबी अफगानिस्तान के मध्य एशिया का रहने वाला था। ठीक, अफगानिस्तान यानी मध्य एशिया का महमूद गजनबी रहने वाला था। इन्होंने 1000 ईस्वी से लेकर 1025 ईस्वी के बीच 17 बार भारत पर आक्रमण किया। और नीचे क्वेश्चन दिया गया, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। अब हम नीचे थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं कि सोमनाथ मंदिर क्या, कहाँ था, कैसे था। ठीक, और ये चर्चा में है, चर्चित चीज़ है, तो इसको भी याद कर लेंगे। सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र गुजरात में है, आज भी है। ठीक, वैरावल क्षेत्र में, क्या लिखा है, वैरावल क्षेत्र में है ये, सौराष्ट्र में, गुजरात में। ठीक, ध्यान रखना, गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में पड़ता है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हिंदू धर्म में जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक है। और आधुनिक मंदिर का निर्माण करा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आधुनिक मंदिर का निर्माण कराया था। और ज्योतिर्लिंग की स्थापना की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1951 ईस्वी में सबसे पहले ज्योतिर्लिंग की स्थापना इस मंदिर में की थी। तो ये सब आपकी किताब में दिया गया है और इसलिए यहाँ से इम्पोर्टेंट भी बनता है। अलबरूनी की बात करेंगे, इससे भी क्वेश्चन आपका बना हुआ है। इसका मूल नाम था अबू रैहान मोहम्मद बिन अहमद, इसका मूल नाम था। ये भी आपका नाम आ सकता है कि अलबरूनी का मूल नाम क्या था, तो यहाँ से आप ये कर सकते हो। जन्म की बात करें तो 973 ईस्वी में खीवा मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ था, 973 खीवा मध्य प्रदेश में। और ये महमूद गजनवी के समकालीन भारत आया था, ध्यान रखिएगा, यानी महमूद गजनवी के साथ में भारत आया था। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि महमूद गजनवी के साथ कौन इतिहासकार भारत आया था, उसमें आपको ऑप्शन दे देगा, तो आपको याद होगा तभी आप लगा पाएंगे। इसकी पुस्तक का नाम था तहकीक-ए-हिंद। क्या नाम था, तहकीक-ए-हिंद इसकी पुस्तक का नाम था। नेक्स्ट देखो आपका दिया गया है कि मोहम्मद गौरी, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। मोहम्मद गौरी ने अफ़गानिस्तान का रहने वाला था, गोर नामक स्थान से ये आया था। ठीक है, अफ़गानिस्तान के गोर नामक स्थान पर ये रहता था। और गजनी पर अधिकार इन्होंने 1173 ईस्वी से 74 में किया था। ठीक है, 1173 74 यहाँ पर होगा, ध्यान रखिएगा, 74 है। ठीक है, 1173-74 में इन्होंने जो है गजनी पर अधिकार कर लिया। और भारत पर आक्रमण इन्होंने सबसे पहली बार 1175 ईस्वी में किया था मुल्तान पर। मुल्तान जो कि अब मूल रूप से पाकिस्तान में है। ध्यान रखिएगा, पहला मोहम्मद गौरी का जो आक्रमण था वो मुल्तान पर होता है 1175 ईस्वी में। गुजरात पर आक्रमण की बात करें तो ये गुजरात पर आक्रमण चालुक्य राजा मूलराज द्वितीय ने जो है इसको हरा दिया था। ठीक, मूलराज द्वितीय ने इसको हराया था। जब गुजरात पर इन्होंने आक्रमण किया तो मूलराज द्वितीय वहाँ के राजा थे, उन्होंने इनको हरा दिया। इसके बाद ये देखो संपूर्ण पंजाब पर विजय 1190 में इन्होंने की थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1190 ईस्वी में ये संपूर्ण पंजाब क्षेत्र पर इन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी। इसके बाद तराइन का प्रथम युद्ध आता है। तो 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में जो है लड़ाई होती है तराइन के मैदान में। ठीक, 1191 ईस्वी में। तो इसमें जो है मोहम्मद गौरी की पराजय हो जाती है और पृथ्वीराज चौहान जो है जीत जाता है। फिर ये अपने वापस चला जाता है और उसके बाद 1 साल के बाद ये अपना बदला लेने के लिए पुनः आता है और तराइन के
मैदान में दूसरा युद्ध होता है और ये आपका 1192 ईस्वी में होता है। और इसमें आपका मोहम्मद गौरी जो है विजित होता है और पृथ्वीराज चौहान इसी में जो है कैद कर लिया जाता है, बंदी बना लिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 1192 में दूसरा युद्ध और 1191 में पहला युद्ध, और दोनों युद्धों में दोनों के बीच में हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। पहले वाले में गौरी हार गया था और दूसरे वाले में गौरी जीत गया था। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके बाद देखो चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था, मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच में। देखो जो 1191 का युद्ध था, ये 1191 का युद्ध करने के लिए जयचंद ने मोहम्मद गौरी को बुलाया था, आमंत्रित किया था कि आ जाइए और मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से आप लड़ाई करिए। ठीक, वो चाहते थे कि हमारा ये साम्राज्य हो जाए। ठीक, तो इसके चक्कर में इन्होंने इसको बुलाया, आमंत्रित किया, और उसके बाद में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने इनको भी हरा दिया और इनका भी साम्राज्य अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जयचंद को हराया था 1194 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध में। ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, कन्नौज के शासक जयचंद को। ठीक, ध्यान रखिएगा, ये कन्नौज के शासक थे जयचंद और चंदावर के युद्ध में हारे थे। ध्यान रखिएगा। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु तक संपूर्ण उत्तर भारत पर विजय प्राप्त कर लिया था इसने। 1206 में मोहम्मद गौरी की जो है मृत्यु हो जाती है और लिखा है कि मृत्यु तक संपूर्ण उत्तर भारत पर इसकी विजय हो गई थी। ठीक है, संपूर्ण उत्तर भारत इसकी कब्जे में आ गया था। अगला देखो दिया गया है कि पृथ्वीराज चौहान के बारे में थोड़ा सा बस पढ़ना है कि चाहमान वंश का शासक था। चाहमान या चौहान वंश कहते थे, और ये दिल्ली और अजमेर इसका शासक राज्य क्षेत्र था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दिल्ली और अजमेर का ये राज्य क्षेत्र था इसका, और चौहान वंश का ये रहने वाला था। बाकी आपको दो युद्ध ही, यही तराइन के दो युद्ध पूछेगा अगर पूछेगा तो। अगला देखो यहाँ पर दिया है सल्तनत काल आ जाता है। यहीं से जो है पृथ्वीराज चौहान जब ख़त्म हो जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं, यानी लड़ाई में मारे जाते हैं, और उसके बाद ही सल्तनत काल का प्रारंभ हो जाता है। 1206 में जो है मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है और उसका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गद्दी पर बैठता है, और वहीं से शुरुआत हो जाती है सल्तनत काल की। वो मुगल वंश गुलाम वंश की नींव डालता है, वहीं से सल्तनत काल की प्रारंभ होती है। तो जितने भी आपके शासक हुए हैं वो हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। ये दूसरा वाला लेसन यहाँ से शुरुआत होती है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।